अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज मुल्की सियासत में और हुकूमत साजी के हवाले से बड़े अहम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। एक तो हमने जब कल भी डिस्कस किया था इस मामले को कि जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी बनाई गई थी उसमें खुद वज़ीर ख़जाना ही मौजूद नहीं थे और इसहाक डार साहब को उसमें शामिल कर दिया गया था, उनकी सरबराही भी दे दी गई थी। वज़ीर आज़म भी इसका हिस्सा बने एक और कमेटी का, लेकिन अब अल्टीमेटली ये दोनों फैसले शहबाज शरीफ साहब को यू टर्न लेते हुए वापस लेने पड़े हैं। और अब उन्होंने एक तो ये कि इसहाक डार साहब को भी इसमें से माइनस किया है, ख़ुद भी माइनस हुए हैं, और उसके साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना है उनको इस कमेटी की सरबराही भी सौंप दी है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या फ़ैसला सोच समझ कर नहीं किया गया या कोई दबाव ऐसा है कि जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब को ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा? इसके साथ साथ ओवरऑल जो मुल्की महाज में इस वक्त सियासत के ऊपर एक हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पीटीआई एहतजाज करने की तैयारी कर रही है। 30 मार्च को उन्होंने जलसा करने का ऐलान किया था, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। तो क्या अब उन्हें एहतजाज की इजाज़त मिलेगी या वो बग़ैर इजाज़त के एहतजाज करेंगे? और अगर करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इसके ऊपर भी बात होगी। क्योंकि आज जमात इस्लामी की तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी और कुछ मुठभेड़ भी हुई उनकी पुलिस के साथ। अब इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि जी दफ़ा 144 नाफिज़ है, तो जब दिल करता है दफ़ा 144 नाफिज़ हो जाती है, लेकिन फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रोटेस्ट किसी भी तरह का नहीं होने दिया जा रहा कहीं पर भी। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट है कि इंडिया के साथ तजारत बहाल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो मईशत के सख्त फ़ैसले हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब खुलकर सामने आते जा रहे हैं कि क्या क्या मज़ीद होने जा रहा है आवाम के लिए इन सख्त फ़ैसलों के साथ की आड़ में। तो ये सब कुछ आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम, ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में आमिर ज़ियाद साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं। आमिर ज़ियाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प बात है, जब हमने कैबिनेट फॉर्मेशन पे भी इमरान साहब उस दिन बात की थी तो हम ये बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब हों, वज़ीर ख़जाना साहब हों, ये सब लोग जो हैं कहाँ से आए, क्यों कर शामिल हो गए हैं कैबिनेट में, और इनकी फ़ैसला साजी में क्या अहमियत होगी, ये सवाल शुरू से ही सब उठा रहे हैं। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी दिलचस्प बात कही, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सुन लें और फिर उसके बाद हम इन फ़ैसलों के ऊपर भी बात करते हैं। सुनिए जी, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है इन दो तकर्रियों के हवाले से। तो इमरान साहब, ये ज़मानत किसने दी हुई है हुकूमत को कि भाई इन दो बंदों को रखोगे तो हुकूमत चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, ज़मानत तो किसी ने नहीं दी कि इन दो बंदों को रखोगे तो हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की इस बात करें तो राना साहब ने, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि राना साहब ने ये बात इसलिए की है कि वो ये समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हुकूमत और रियासती इदारे एक पेज पे हैं। तो वो सलाह मशवरे से और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि राना साहब का इशारा उसी तरफ है कि अगर किसी तरफ से इशारा भी है उनको और औरंगज़ेब साहब को और मोहसिन नकवी साहब को हमायत भी है, तो एक तो ये कि दोनों प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरा ये कि जब उनको किसी की हमायत भी होगी तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा हुकूमत को पहुंचेगा, और हुकूमत अगर ये परफॉर्म अच्छा नहीं करती, सवाल ये उठेगा ना कि वज़ीर आज़म फिर कितने खुद मुख्तार हैं? वज़ीर आज़म जो हैं बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। जहाँ तक ये फ़ैसले देखें, ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ना, जो हुकूमती मामलात होते हैं उनमें होता क्या है समीना, हुकूमती मामलात में बहुत सारे फ़ैसले आपको बड़ी तेज़ी के साथ करना पड़ते हैं, और जब हुकूमत इत्तेहादी हो, इतनी जमातों में मामलात हों, तो फिर आपको पहले फ़ैसले सोच समझ के करने चाहिए, थोड़ा टाइम ले के करने चाहिए, क्योंकि तेज़ी से जब सूरत हाल बदलती है तो फिर आपको फैसले भाई इत्तेहादियों ने इतराज़ किया, आपके हमायतियों ने इतराज़ किया, तो फिर आपको ये बदलना पड़े, तो इसमें सुबकी होती है ना। लिहाजा इससे बेहतर है कि आप इस तरह का फैसला करने से पहले मशवरा कर लें और उसके बाद फैसला कर लें, ताकि आपको बार बार फैसले तब्दील ना करना पड़े। ठीक हो गया। आमिर ज़ियाद साहब, सर, ये कैबिनेट जब बनी थी उस वक्त भी मैंने इमरान साहब से ये सवाल किया था कि यह आखिर किसकी चॉइस है, और फिर इमरान साहब का ये कहना था कि ये मुश्तरका चॉइस है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की। लेकिन जी आपने अभी भी उसी को इंडोर्स किया है। तो आमिर ज़ियाद साहब, इसका मतलब
तो तासुर यही मिल रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बहुत ही कोई कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं जो खुद मुख्तार नहीं हैं, और जिसलिए वो कोई फ़ैसला अगर करते हैं तो उन्हें वापस भी लेना पड़ता है। जैसे इरसा के चेयरमैन का फ़ैसला वापस लेना पड़ा, अब कमेटियाँ बनाई, उसमें हमने देखा कितनी जल्दी रद्दोबदल हो गया। कुछ और भी खबरें हैं कि वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी चाहते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, मखलूत हुकूमत जो होती है वो किसी की भी हो, शहबाज शरीफ साहब की हो, जैसे पहले पीटीआई की भी देख लें, तो मखलूत हुकूमत कभी भी मजबूत फैसले नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बतौर फैशन बहुत सारे अल्फाज लाए जाएंगे जी, कौमी इत्तेफाक राय हो और फला हो ढिमका हो, लेकिन ये तारीख में दुनिया भर में ये होता है कि जी मजबूत हुकूमत वही होती है जो किसी एक पार्टी की होती है और जो बहुत सेंट्रलाइज होती है। और जब जहां पर बहुत सारे जो है पावर सेंटर्स होते हैं, जैसे पावर सेंटर एक नून लीग में 2-3 पावर सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के एक अलग पावर सेंटर है, एमक्यूएम भी बेचारी कहीं पे बैठी हुई है कोने पे, फिर जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस इदारों के वो अलग हैं। तो कोई काम आसान नहीं है शहबाज शरीफ साहब के लिए। और उसमें उनको वो जो बिल्कुल सही बात की कि जी जब आपको पता है कि मखलूत हुकूमत और कंसेंसस है, तो आप पहले मरहले पे फैसले जो है जरा सा डिले करें और सोच समझ के करें, ताकि आपको सुकीन और आपको वापस ना लेना पड़े। सबसे बड़ा एक बड़ा डिबेट थी कि डार साहब का जो साया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और उससे रिलेटेड जितनी और वो हैं वजारतें हैं और जो इदारे हैं उन पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब आपने देखा कि जी प्राइवेटाइजेशन कमेटी का चेयरमैन उनको बना दिया गया, तो लोगों ने सवाली निशान उठाया। फिर लोगों ने ये भी एक फुलका उड़ा बहुत ज्यादा कि जी ईसीसी की, क्योंकि वजीर खजाना को लीड करना होता है, वो कैसे जो है वजीर आजम ने अपने पास रख ली। तो आप देखें कि एकदम बैक ट्रैक किया, कम से कम एक कमेटी के मामले पे बैक ट्रैक किया है। और जाहिर है कि उससे ये तासुर गया था कि जी पर खुलने से पहले ही तराश किए गए वजीर खजाना के, और जिस तरह से डार साहब के मुतालिक कि उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को नहीं चलने दिया, उसी तरह सवाल ये हो रहा था कि क्या अभी औरंगजेब साहब को भी नहीं चलने देंगे। हालांकि औरंगजेब साहब के भी ताल्लुकात जो है शरीफ खानदान से, मतलब खानदानी ताल्लुकात हैं, रमज़े साहब के खानदान से तो ताल्लुक है, तो करीबी ताल्लुकात है। लेकिन जाहिर है कि डार साहब का जो एक इन्फ्लुएंस है वो ओवरवेलमिंग है, और क्योंकि उनकी पहली मोहब्बत जो है वजारत खजाना है, और जब वो वजीर खारजा भी है तब भी गालिबन वो पीछे पलट पलट के उसी ब्लॉक को देख रहे हैं जहां से वो अपने खजाने के फैसले किया करते थे। लेकिन उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि उनकी जो आखिरी आउटिंग थी बतौर वजीर खजाना वो बहुत ही मनफी रही उनके लिए, उनकी जमात के लिए और मुल्क के लिए। और उसका जो फिर एक आपने रद्दअमल देखा वो ये देखा कि लोगों का इत्मीनान खत्म हो गया, IMF को इत्मीनान नहीं है आप मतलब डार साहब के ऊपर, फिर यहाँ पे जो हमारे बिजनेस पीपल्स पार्टी को भी नहीं था। और समीना एक और भी बात कि जो औरंगजेब साहब ने वो 20 की मईशत चला रहे थे और वे 21वीं सदी के तकाजे बदल चुके थे। आपने बड़ा अच्छे पॉइंट रेज किया, भारत वाला मेरे ख्याल में आगे चल के इस पर तफसील से मैं बात करनी चाहिए कि वहां पर उनको उन्होंने क्या अंजाम दिया, ये बयान देकर। जी समीना, ये जो बात है ना औरंगजेब साहब की, जो लोग औरंगजेब साहब को करीब से जानते हैं या इनका पस मंजर जानते हैं, देखिए उनके साथ काम करने वाले जो अफराद हैं, तो औरंगजेब साहब की शख्सियत जो है उस पर ज़रा थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। औरंगजेब साहब जो है एक प्रोफेशनल आदमी है और वो अपनी एक उस स्टेट ऑफ माइंड के लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं, जो किसी की इंटरफेरेंस उस तरह से बर्दाश्त नहीं करते। और वो जिन इदारों के साथ भी उन्होंने काम किया और जिन लोगों के साथ करीबी उनके रवाबित हैं, वो ये कहते हैं कि वो एक दफ़ा लाइन ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसी पे चलते हैं और उन लोगों को बता देते हैं कि आपने इस तरह से ये करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि औरंगजेब साहब का अगर इंतखाब किया गया है और उनसे बतौर वज़ीर ख़जाना काम लेना है इस रियासत ने, तो फिर मैं नहीं समझता कि उसमें डार साहब या कोई भी दूसरा वजीर अगर इंटरफेरेंस करेगा तो उसके कोई मुस्बत नताइज आएंगे। ठीक हो गया। अब ज़रा इस पे जैसे अभी आमिरजाद साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि जो भी कोई हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होती है वो कभी भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंसीडर नहीं होती। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है इमरान साहब कि जब सारी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो फिर तो सबके स्टेक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो बल्कि वो ज़्यादा कंफर्टेबली उनको ये ठीक है कि एक दूसरे चीज़ों पर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि हम सब की बका इसी में है कि ये हुकूमत चलती रहे, तो हुकूमत को तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता। समीना देखिए आइडियली तो ऐसा ही होता है और खास तौर इसीलिए नेशनल गवर्नमेंट की हम बात सुनते रहते थे। देखिए नेशनल गवर्नमेंट वो जो वाली जिस नेशनल गवर्नमेंट की हम बात सुनते हैं ना वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये नेशनल गवर्नमेंट बनी है हुकूमत बनाने की गर्ज से।
क्योंकि कोई पार्टी सीटें नहीं जीती उनको। वो जिस नेशनल गवर्नमेंट की हम बातें हमेशा से सुनते हैं, वो इलेक्शन के बगैर उस नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है कि सब पार्टियों को शामिल किया जाए और उनकी एक 10 साल के लिए या 5 साल के लिए एक हुकूमत बना दी जाए, आइन में कोई ऐसी तरमीम कर ली जाए, कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए और बगैर इलेक्शन के एक हुकूमत बन जाए जो सारे मामलात को संवारे। अब ये जो मामला है, ये वाली मौजूदा हुकूमत, ये तो इलेक्शन के बाद क्योंकि मैंडेट किसी को मिला नहीं उस तरह, इस पे तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। सुन लें, मैं मेरी गुजारिश सुन लें। अब मैं आपकी बात पे उस पे आ रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि ये इस तरह की हुकूमत में डबल आपके पास होता है। एक तो ये होता है कि आप आइडियली अगर देखें तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होती है कि आप सब मिलके काम करें और उसके बाद क्रेडिट लें कि देखा हमें मौका मिला, कम या ज़्यादा जितना भी मौका मिला हमने उसमें डिलीवर किया। लेकिन हमारे यहाँ आप समझती हैं, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहें, या आमिर भाई अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि हमारे यहाँ सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, PTI या MQM, वो सिर्फ मुल्की खिदमत की नज़रिए से हुकूमतों में आती हैं। नहीं, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए हुकूमत में आती हैं। जब इक़्तिदार की लस्ट हो फिर आप उस तरह से डिलीवर नहीं करते, उस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उस तरह से सोचते नहीं। तो यहाँ पे इन हुकूमतों को, इन पार्टियों को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि खुदारा मुल्क की जो सूरत हाल है उसके लिए ये एक दफ़ा नेशनल कॉज की सिर्फ बात ना करें, उस पर सोच भी लें, फिर चीज़ें बेहतर चलेंगी, फिर 5 साल भी पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर IG कौन लगेगा, इस पर रफड़ पड़ जाए, कमेटी का सरबराह कौन होगा, इस पर रफड़ पड़ जाए, तो फिर ये चीज़ें चलती ज़्यादा दिन नजर नहीं आती। आमिर ज़िया साहब, खुद राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। मिड टर्म इंतखाब की भी कहीं मैंने बाज़गश्त सुनी है खुद PMLN के अंदर से। तो क्या PMLN भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी? मेरे ख्याल में कोई भी, किसी को भी भरोसा नहीं कि ये अपने 5 बरस पूरे करेंगे। पिछली हुकूमत जो थी PTI की, उसके मुताबिक गालिबन शुरू को उसको उनको एक पीरियड मिल गया था हनीमून का, और लोगों को उम्मीद ये कर रहे थे कि गालिबन इमरान खान पहले वजीर आजम बने जो 5 बरस पूरे कर लें, क्योंकि एक सफ़े पे थे और जनाब गो के उनकी बड़ी लेजर थिन मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में उसके बावजूद। लेकिन अचानक आपने देखा कि चीजें जो है बदल गई। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, क्योंकि कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट यानी कि जो मफादात एक दूसरे से मद्दे मुकाबले वो इस मखलूत हुकूमत में शामिल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बाहमी तदाद है। बिलावल की नजरें हैं कि जी अगला वजीर आजम उनको बनना है, मरियम साहिबा भी यही चाहती हैं। फिर MQM का कंट्रडिक्शन खुद पीपल्स पार्टी से है, वो आपको पता है। आपको पता है कि नून लीग के अंदर खुद एक धड़ेबंदी है, उसमें भी मतलब है शरीफ फैमिली के अंदर एक कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है। जब इतने बड़े बड़े कंट्रडिक्शंस हो और एक कोई स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड गवर्नमेंट ना, मतलब लीडरशिप आपको नजर नहीं आ रही हो, वैक्यूम हो, तो फिर जाहिर है कि लोग सवालिया निशान उठाएंगे। फिर जितने बड़े बड़े मसाइल का शिकार है ये मतलब पाकिस्तान इस वक्त खुसूसन माशी महाज पर, और फिर आप एक मजबूत कहते हैं बड़ी फाल किस्म की हिज़्ब इख्तिलाफ भी देख रहे हैं, तो जाहिर है कि आसान नहीं है शहबाज शरीफ साहब के लिए। उनके लिए एक ही रास्ता है जो बचत का है, वो ये कि सियासी तनाव और हिद्दत में कमी करें और हर सियासी कुव्वत को उसकी जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पेस है वो मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा और सिर्फ आप कहेंगे जी बेजा पाबंदियां होंगी, दफा 144 लंगरी होगी जमहूरियत में, तो फिर जो है इस जमाने में पनपने की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है आमिर ज़िया साहब, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग इन एहतजाजों से, इन तहरीकों से खौफजदा हैं कि शायद अगर ये एहतजाज फैल गए तो शायद फिर उनकी गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पॉलिसी ये है कि ये कोई भी प्रोटेस्ट स्ट्रीट पे किसी किस्म का लोगों को आने ही ना दिया जाए ताकि ये कोई चीज़ ना फैले, फिर ही उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहेगी। तो ये इस तरह क्या लग रहा है उनकी? जी साहब, उसका भी तरीका ही कि आप वो वजूहात खत्म कर देंगे जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आप मतलब है कि जरा सा अगर आप स्पेस दे देती हैं, एंगेज कर लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि वो फिर मतलब है कि PTI को भी अपना रवैया देखना चाहिए कि जी अगर उनको उनकी कुछ मिनिमम डिमांड्स पूरी हो जाती है, उनको एक काम करने दिया जाता है, तो वो भी बजाय जो मुसलसल तसादुम की पॉलिसी है उसको छोड़कर म्याना रवी पर आए। लेकिन ये काम उसी वक्त होगा जब अहले इक़्तिदार और जो अहले कहते हैं ना कि साहिब जो इख्तियार लोग हैं जो हुकूमत में हैं, वो कोई मतलब एक विजन का मुजाहरा करेंगे। बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है, अरबाब इख्तियार के कोर्ट में है, PTI के कोर्ट में नहीं है। तो ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक मेरे ख्याल में जो सियासी इज्जत बढ़ती रहेगी इस मुल्क पे, जो कि बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। ठीक, इमरान साहब, जब ये बात की जाती है कि स्पेस PTI को अगर दी जाए
तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि एक तरफ उनकी डिमांड्स को अगर हम देखें तो वो तो कहते हैं जी हमारा मैंडेट ही वापस हो, इमरान खान साहब की केसेस ख़त्म हो, उनकी रिहाई हो। तो ये तो दोनों चीज़ें वो हैं जिनसे तो इनकी हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये कैसे वो अलाउ कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली कैसे आपस में स्पेस देने की जो हम बात करते हैं वो स्पेस क्या हो सकती है पीटीआई? समीना देखें, ये पीटीआई को भी पता है कि ये जो मुतालबा है ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा मुतालबा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ज़्यादा मांगेंगे तो आपको कम मिलेगा। पठान जैसे वो पॉलिसी होती है ना, हाँ एकदम रेट ज़्यादा बताते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। तो इसीलिए ये जो पॉलिसी है ना पीटीआई की, वो इसलिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम अगर वहाँ से इमरान खान से बात शुरू हो तो आके मियाँ असलम इकबाल पे ख़त्म हो जाए, इमरान खान से बात शुरू हो तो हमाद अजहर पे ख़त्म हो जाए, इमरान खान से शुरू हो तो यास्मीन राशिद पे ख़त्म हो जाए। इसी तरह ये सारे मुतालबात की बुनियादी वजह यही होती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमती जो कैंप है उसमें इस वक्त ये कंसिडरेशन नहीं है कि जी उनके लिए कुछ स्पेस दी जाए। हुकूमत ये तो चाहती है कि पीटीआई अपने मुतालबात से पीछे आए, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती कि हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़ाए। इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें ये समझा जा रहा है या यह सोचा जा रहा है कि इस वक्त इनके साथ बिल्कुल भी रायत नहीं की जाएगी और इनको टफ टाइम दिया जाए, ताकि इन्हें अंदाज़ा हो कि बिल्कुल आपके लिए कोई भी नरम गोशा भी नहीं है। बल्कि इमरान साहब हमारे प्रोग्राम में जितने पीएमएलएन के लीडर्स आते हैं, हम उनसे जब भी ये सवाल करते हैं कि भाई उनके ये शिकवे शिकायत हैं, धांधली की शिकायत हैं, तो वो हमेशा एक बड़ा रूखा सा जवाब दे देते हैं कि जाएं ट्राइब्यूनल्स में जाके खाक छानते फिरें। उन्हें भी पता है, हमें भी पता है कि ट्राइब्यूनल्स में भेजने का मतलब ये है कि मसलन आपने मसला फिर हल नहीं करना, कितने साल लगेंगे उसमें ये किसी को भी नहीं पता। तो इसका मतलब तो फिर यही है कि वो इस इशू को एड्रेस ही नहीं करना चाहते, वरना वो ये कह सकते हैं कि चलें भाई हम कोई, जैसे इमरान खान साहब ने अपने दौर में ये कहा था कि हम एक कमेटी बना देते हैं, उसमें जिसके भी जो इश्यूज़ हैं वो आके उसके ऊपर डिस्कशन कर लें और फिर अगर हल्के खुलवाने हैं वो कर लिया जाए। ऐसी कोई ऑफ़र ये नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने भी जो कमेटी का कहा था, तो पाकिस्तान में जो कमेटी बनती है ना वो कमेटी डल जाती है। कासिम सूरी साहब का एक जो है ना वाज़े मिसाल के तौर पे हम वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है ना, जिसने भी दिया। मैं ट्रिब्यूनल्स की अदालतों की बात कर रहा हूं, वो कमेटी तो वो पार्लियामेंट की बना रहे थे। मैं आपकी बात को ही कर रहा हूँ कि वो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सारा होने तक, यहाँ तो फिर लंबी चलती है ना। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ समीना कि यहाँ जो भी सूरत हाल है उसमें आप ये देखें कि अगर तो आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो जिस तरह अभी आमिर ज़िया साहब कह रहे थे, फिर आपको दोनों तरफ से कोई ना कुछ समझदारी की बात करनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फिर ऐसे ही रखना है, तो ना ला के रखना है, तो फिर जैसे मर्जी वो। वैसे चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस पॉइंट पे मैं उनकी एक व्यू पॉइंट ले लेती हूँ। चौधरी साहब, हम बात इस मौजू पे कर रहे हैं कि हुकूमत अगर चाहती है कि उनकी हुकूमत स्मूथली चलती रहे, आगे बढ़े, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी स्पेस देनी होगी। ये स्पेस जब देने की बात होती है तो आपके ख्याल से मिनिमम क्या हो सकता है जिसके ऊपर लगे कि जी हुकूमत की तरफ से कोई जेस्चर दिया जा रहा है? क्योंकि पीटीआई की डिमांड्स तो बहुत ऊपर से शुरू हो रही हैं, वो तो फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ही मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट ही वापस करो, तो वो तो जाहिर है हुकूमत नहीं करेगी। तो क्या मिनिमम स्पेस से क्या मतलब हो सकता है? सबसे पहले तो सीबीएम जो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चाहिए है, वो तो पहले भी हम कह चुके हैं कि वो जेल के अंदर जो उनकी लीडरशिप मुक़य्यद है उनको आपस में सैर व अफ्तार करने का ये मौका दें। और परवेज़ इलाही साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, इमरान खान साहब को, उनको आपस में मिलने का जेल के अंदर जो है जी मैंने कहा अच्छा है, सलाम मशवरा भी कर सकेंगे। ये बात आप तो इसको नहीं मैं सीरियस हूँ, आप सही कह रहे हैं। सियासी लीडरशिप फैसले करेगी, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट में लोग जो हैं वो फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, और हुकूमत ने सिर्फ कहा ज़रूर है मुफाहमत का, लेकिन उसके बरअक्स उन्होंने हर वो काम किया है जिससे मुखासमत बढ़े। मतलब उन्होंने कभी भी पीटीआई के जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देते, और उनके पास जो लोग मतलब कौन सा ऐसा मैयर किया जिससे आपको ये लगे कि वो ज़ख्मों पे मरहम रख रहे हैं। ख़वातीन कैदी हैं, उनकी वो साल भर से अंदर हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई नहीं अपना कर रहे, ना कोई एविडेंस दे रहे हैं। कभी ये भी हुआ है
कि साल साल जो है वो ख़वातीन की बेल ना हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, चाहे जितने मर्जी हीनियस क्राइम्स हों, इल्ज़ामात ही है ना, अभी तक अभी कुछ साबित तो हुई नहीं, तो आपने उनको अंदर रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, आप वो काम भी नहीं करते। आप इमरान खान साहब के ऊपर जो है बजाय कि उनको आप फैसिलिटेट करें, जब तक उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे नहीं मिलेगी, आप वहाँ पे मर्ज़ी के लोग मिलने देते हैं, मर्ज़ी के लोग नहीं मिलने देते। इमरान खान साहब से जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे आपको कोई बात करके देंगे, ये बात है। दूसरा, ये जो धांधली वाला भी आपने बिल्कुल सही बात की है कि आप कोई जेस्चर भी नहीं देते। वो उनको पता है कि जो हल्का खुला, जिस तरह से खुला, तो फिर उसका कोई शाखसाना कुछ और होगा, आप वो भी नहीं करने को तैयार। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो दीवार से उनको लगा दिया है तो वो दीवार से लग के बैठे रहे। ऐसा मुश्किल है, उनके लिए भी अपनी सियासत भी करनी है, पीटीआई ने अपने आप को बचाना भी है। आपने बहुत कुछ किया उनके साथ, इतना कुछ करने के बावजूद आप उनको ख़त्म नहीं कर सके हैं। तो अपर अकल का तकाजा और फहम का तकाजा ये है कि अना को छोड़ें और बैठ के कोई हल निकालें। और हल निकलना है अडयाला जेल से। कोई बंदा घोड़े पे चढ़ के यहाँ से जाएगा मैसेंजर अडयाला में, अडयाला वालों से बात करेगा तो वहां से कोई बात निकलेगी। उससे पहले आप उनका माहौल तो कायम करें। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उनकी आपस में मिल बैठे और वो कुछ तय कर सकें ताकि आगे बात तो बढ़ सके। जब तक ये नहीं होगा तो कैसे आगे मामला बढ़ेगा? यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। चोई साहब ने जो 2-3 बातें की, मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर वापस आकर डिस्कशन को इस पे जरा आगे बढ़ा लेते हैं। आमिर ज़ैद साहब शामिल कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपोजिशन और हुकूमत की रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं और मैं इमरान साहब का भी कमेंट लेती हूँ, लेकिन मुझे एक इसमें और एंगल भी इंक्लूड करना है। आमिर ज़िया साहब की तरफ ये लेके जाती हूँ और फिर इस पर बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई ने भी एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और 30 मार्च को वो कह रहे हैं हम जलसा करेंगे, जिसकी इजाज़त अभी तक तो उन्हें नहीं मिली है और ना ही मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि इमरान खान जेल में हैं और बाकी भी जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की वो जेल में है, इनके अलावा जो मौजूदा ग्राउंड पर इस वक्त लीडरशिप है वो कोई एहतजाजी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकती है? देखिए, पीटीआई जो है एहतजाजी मूड पे उस वक्त से जब से इनकी हुकूमत खत्म हुई है और उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि यकीनन रौनक मेला बहुत लगा, जब जलसे जुलूस हुए, लोग आए निकले, लेकिन उससे इनको सियासी फायदा नहीं हुआ बल्कि डोर ज्यादा उलझ गई। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के क़यादत को सोचना चाहिए कि उनकी हिकमत अमली बेशक लोगों को जोश बहुत दिलाती है और खबरों की बड़ी जीनत बनती है, हेडलाइन बनती है उससे, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। सियासत में अहमियत जो कुर्बानी की नहीं होती है और रौनक मेले की भी नहीं होती, बल्कि सही फैसले की होती है कि आपको नहीं, लेकिन उससे एक नैरेटिव तो बना ना उनका। आमिर ज़िया साहब, इतना उन्हें अगर वोट मिला है तो किस लिए मिला है? जो इन्होंने सारी अवेयरनेस दी है लोगों को, अपने बयानिए को उन्होंने लोगों में फैलाया है, तो इसीलिए लोगों ने उनका साथ दिया है। चुप करके बैठ जाते तो कौन इनके साथ खड़ा होता? देखिए, चुप एक होता है ना कि एक होता है तसादुम की, यानी कि सड़कों की सियासत, और एक होता है कि आप बयानियां बना रहे हो। बयानियां बनाने के अब आजकल के जदीद दौर में बहुत सारे तरीके हैं जो पीटीआई के पास हैं। सोशल मीडिया पे इनकी डोमिनेंस है। तो जरा सा अगर ये कहते हैं ना कि दुश्मन चुनने में जरा सा उसका ख्याल करें, मतलब सोच समझ के करें। वो ये रहा है कि इनकी तनकीद से और उनकी महाजराई की सियासत से मसाइल जो है उनके बढ़ रहे हैं और उसका फायदा जो है बाय डिफॉल्ट और जो हुआ है वो पीएमएल नून को हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। तो मेरे ख्याल में इनको अपनी हिकमत अमली रिविजिट करनी चाहिए कि इन्होंने जो अपनाया हुआ है ना कि जी हम इदारों को मुतनाज़ अगर बनाएंगे तो गालिबन फायदा होगा, एक हद तक चले आपने एक आध बार कह के छोड़ दिया, लेकिन जब आप मुसलसल लग जाते हैं उस चीज में तो फिर उसका हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो है नुकसान ज्यादा होता है। तो पीटीआई को मेरे ख्याल में जरा सी हिकमत बदल के देखनी चाहिए और बहुत सारी चीजें कवर्ड तरीके से आप पीछे से भी कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि जी ब्रेक द आइस हो, राब्ते हो सही जगहों के ऊपर, गुफ्तगू शुनीद हो, और साथ साथ आप मतलब जो हुकूमत जो गलतियां करी उसको उजागर करें, महंगाई पे बात करें, करप्शन पे बात करें, नून लीग पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात करें। लेकिन अगर वो इस तरह बैकडोर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं आमिर ज़िया साहब, तो फिर तो उनका सारा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। वो यही तो कहते हैं कि हमने डील नहीं करनी, तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि फिर वो डील कर रहे हैं बैकडोर बात करके। वो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं खत्म होगा, क्योंकि देखिए जो पीटीआई का मौका तो हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करनी, बात करनी है। तो वो तो बड़े क्लियर है अपने डे वन से कि हमें किससे बात करनी है। ठीक।
ओके इमरान साहब, ये तो हम हमेशा सुनते हैं कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और शायद इसी वजह से पीटीआई भी अपने तौर पर एक प्रेशर भी बढ़ाती रही है मज़ामत का, जो अभी आमिर ज़ैद साहब ने राइटली कहा कि 2 साल से वो यही कर रहे हैं, एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? अगर वो नहीं करेंगे तो वो क्या, उनको ना उनका मैंडेट मिलेगा, ना फिलहाल इमरान खान साहब की रिहाई का कोई मामला समझ में आ रहा है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास? देखिए समीना, पहले मैं जरा चौधरी साहब की बात पे जरूर कर दूं, जो ब्रेक से पहले इन्होंने बात की थी। चौधरी साहब ने 2-3 बातें की कि जी इनकी क़यादत को इकट्ठे बिठा दें, सहर और अफ्तार करने दें, तो चौधरी साहब वो वहाँ पिकनिक मना रहे हैं कि जेल काट रहे हैं। इतने संगीन इल्ज़ामात हैं उन पे, तो उनको इकट्ठा कर दें ताकि मजीद तहरीबकारी के प्लानिंग करें कि अच्छा हमने ये करना है, ये करना है। रमजान ट्रांसमिशन जेल से हो जाए। कैदी तो कैदी हैं जो नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो ये तो आप जो है वो तो सर इल्जामात लगा रहे हैं खान साहब। नहीं, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूं, उन पे ऑलरेडी ये इल्जामात हैं, वो जिन मुकदमात में हैं। नहीं, अच्छे की उम्मीद आपको क्यों नहीं है? सर सुन तो लेना चौधरी साहब, गुजारिश। कोई मुकदमा नहीं है, सारे झूठे मुकदमे हैं। तो चौधरी साहब वो तो सारे कहते हैं झूठे हैं। मियां नवाज शरीफ भी यही कहते हैं सब झूठे ने, हर बंदा ये कहता है। गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो तो मियां साहब को तो मिलने दिया जा रहा था ना, लंदन बैठे थे ना वो। देखिए तो वही तो कह रही हूं, उन्हें तो मिलने दिया जा रहा था। जेल में बिठा दे तो बिठा दे। हाँ जी, क्या मसला है? हाँ जी, मामला ये है वो इसलिए हुआ सर, और किसने कहा कि कैदी मिलते नहीं है? जो सब देखें उसमें आप देखें, जो मियां नवाज शरीफ की आप बात करते हैं उस पे देखें कि मियां शहबाज शरीफ ने उस पे कितनी मेहनत की और किस तरह से अपने मामलात को सीधा किया। यहाँ वो बात करने को तैयार है क्या? कोई वहां से साथ जाके वो आइस ब्रेक करने कौन जाए? सारे तो अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, परवेज इलाही अंदर है, कौन जाके जाए? देखिए समीना, बात सिर्फ इतनी है। और दूसरी बात ये कि ये जो तासुर है ये कहाँ से लेते हैं? ये मैं सर सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, ये तासुर कहाँ से आता है? ये बात करने को तैयार नहीं सर। वो खुद रब्ता किया है, कोई मिला उनसे? नहीं, वो खुद कहते हैं, खुद उनके जो बयानात आते हैं, जो उनके नुमाइंदे उनसे 976 मुलाकातें करके आते हैं। और सर बात ये, जो उनके नुमाइंदे 976 आके मीडिया से बातें करते हैं, वो ये बातें करते हैं, वो ये तासुर पैदा करते हैं। वो खुद ही 976 दफा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, आप मेन बंदे से बात नहीं कर रहे और बाद में कह रहे हैं जी शोर मचा हुआ कि जी नहीं करते। वो भाई कोई मिला है उनके साथ, किसी ने कोई राब्ता किया है, कोई तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप उनसे मिला है। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, खुद भी होना चाह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन जो है कि वो बात नहीं करना चाह रही है, कहाँ से प्रिवेल कर रही है? नहीं, वो ये तासुर, ये परसेप्शन उनका अपना पैदा करदा, मेरा या आपका पैदा करदा नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि बात नहीं होगी, जब वो कहते हैं कि लड़ाई होगी, जब वो कहते हैं कि हम ये, तो या तो फिर उनका ओपन ट्रायल कर दें, ओपन कोर्ट ट्रायल कर लें, वहां पे आएंगे, वहां पे बात हो जाएगी। वो तो उधर भी नहीं जाते, जेल में भी रखना है, रात को 2-2 बजे ट्रायल करना है, उसके बाद जो है जो 10-10 गवाह फड़काने हैं रात को, मतलब 2-2 घंटों में। तो सर ऐसे थोड़ी होता है, या तो फिर ओपन को ट्रायल करें, ये तो फिर आपकी इजाजत है। कानून के अंदर भी इसकी गुंजाइश है, सियासत के अंदर भी इसकी गुंजाइश है, और मुल्क के निज़ाम के अंदर भी इसकी गुंजाइश है। लेकिन चौधरी साहब, ये आपकी सारी बातें ठीक भी मान लूँ ना, तो मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये तो अदालती निज़ाम का मामला है ना। आपकी अदालतें जो हैं, फिर वो ये ओपन ट्रायल उन्होंने करना है, ये जो जमानतें हैं उन्होंने लेनी है। हुकूमत ने जाके वज़ीर आज़म ने या वज़रा ने तो जमानतें नहीं लेनी। सर आप तो इस तरह बात करें इमरान साहब, जैसे आप किसी और मुल्क में रहते हैं और आपको पता नहीं कि हमारे मुल्क में किस तरह का एक सिस्टम चल रहा है, और सबको उसका, सारी ही पार्टीज उससे गुजरी हैं। कोई ये नहीं कि पहली दफा को पीटीआई गुजर रही है, सारी पार्टीज इससे गुजरी हैं। लेकिन मेरा सवाल अगेन वापस उस पर आते हुए कि पीटीआई के पास फिर ऑप्शन क्या है? अगर वो एहतजाज ना करे तो वो क्या कर सकती है? क्योंकि जैसे अभी हम कह रहे हैं, बातचीत तो कहीं से होती नजर नहीं आ रही, और हुकूमत की तरफ से भी कोई सीरियस जेस्चर नजर नहीं आ रहा। देखिए, पीटीआई के पास एक बड़ा वाज़ेह और अच्छा ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई के जो लोग असम्बलियों में मुंतखब हुए हैं, जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, वो आए असम्बलियों में बात करें और कहें कि जनाब हम तो इस जमहूरी अमल में आपके साथ हैं, हम इस जमहूरी अमल को चलाना चाहते हैं, जहाँ एक असूली इख्तलाफ होगा इख्तलाफ करेंगे, जहाँ इत्तफाक होगा इत्तफाक करेंगे, और वो ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे जिसमें उनके लिए जगह बने। अब असम्बली में जो सबसे मजबूत बात तो असम्बली में हो सकती है ना, बाहर तो आप जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहें, उसका ना कोई असर। क्या असम्बलियों में कर सकते हैं चौधरी साहब ये लोग बैठ कर? असम्बलियों में क्या कर सकते हैं? असम्बलियों में जो ये ख्वाहिश का इजहार ये है कि जिस तरह से
देखिए सियासी मामलात हैं, उनको खुदा के लिए सीरियस लें। आप असम्बली की बात करते हैं, असम्बली में मैंडेट उनका आपने चोरी किया हुआ है, आप वहाँ पे इम्पोज हुए हैं, तो आप इम्पोज भी हो रहे हैं, आप जो ज़बरदस्ती मुसल्लत भी हो रहे हैं। नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है सर, इसमें कोई इल्ज़ाम की बात नहीं है। नेशनल से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसका इनकार नहीं करता। ठीक है जी, आप सच है, वो हकीकत है। चलो तुसी इल्ज़ाम ही कह लो, आप इल्ज़ाम, अच्छा ठीक है। इस गुजारिश ये है कि असम्बली के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, वो फिर किस हैसियत में वहाँ पे इजलास में शिरकत करते हैं? नवाज शरीफ साहब भी तो अपना बीबी मरियम बीबी की वजारत आला चला रहे हैं पीछे से बैठ के ना जी। गुजारिश ये है कि जिसको मैंडेट मिला है, ये जो असम्बली में मुंतखब हुए हैं, ये सारे इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हुए हैं। बात तो वहीं पे करनी पड़ेगी, आज कर ले, 6 महीने बाद कर ले, साल बाद कर ले। बल्कि आप लोगों ने चूंकि अब इसके ऊपर बात छेड़ दी है, तो मैं जरा आमिर ज़िया साहब से इस पे जरूर ठीक हो गया, हालात जो है ना वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अब ये जो बात है ना कि जी जाली मैंडेट वाला जो एक अटका हुआ है बीच में कांटा, इसको कैसे निकलना है, ये बात सब करते भी हैं, खुद उनके अपने जो साबिक लोग हैं वो भी करते हैं, अब जो मौजूदा लोग हैं वो भी खुलेआम आके करते हैं। फेवरेट डोनाल्ड लू ने ये कह दिया कि इलेक्शन मुतनाज़ा है। लेकिन अब इस पे अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताएं, शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो इवन नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दे दिया है कि एनए 130 का छोड़कर सीट और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें जो है उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉन्टेस्ट करना चाहिए। ज़रा सुनिए क्या कहा है शाहिद खान अब्बासी साहब ने। आमिर ज़िया साहब, ये मसला साथ साथ चलता ही रहेगा हुकूमत के, या ये सॉर्ट आउट होगा कि ये मैंडेट जाली है या असली है? खुद उनके अंदर से आवाज़ें जावेद लतीफ़ साहब की आप सुन लें, आप मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी तो चलें अब खैर बात कह गए, लेकिन और बहुत सारे उनके अपने लोग, तो ये सब आवाज़ों के साथ ये मसला, इसका मतलब है साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ हुकूमत भी चलती रहेगी। देखिए इतना आसान नहीं है, हुकूमत तो खैर चलती रहेगी, लेकिन सिर्फ हुकूमत का कायम रहना बात नहीं होती, बात ये होती कि डिलीवर कर पा रही नहीं कर पा रही। अगर उसकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क उस पर लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं तो फिर फिक्र की बात है। और जिस तरह से भी मतलब है कि आपने देखा कि अमेरिका में जो उनकी डिबेट हुई है पूरी, तो वो कोई खुशाइन नहीं थी पाकिस्तान के लिए जिस तरह की तनकीद हुई। और फिर हम देखते हैं जो बैरून मुल्क की एनजीओज हैं वो भी इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। खुद पाकिस्तान में उनकी जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो मुतमईन नहीं है। सबको पता है कि ये जो इनकी फतह है उसको जरा सा कुछ दागदार किस्म की फतह है, तो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जी इस चीज को ठीक किया जाता है। असल बात होती परसेप्शन में। ही कहता हूँ चले मैं मान लेता हूँ कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई, हम सब यकीन कर लेते, लेकिन क्या करें कि अवाम मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें मसला तो कहीं ना कहीं हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं कर सका, सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सका। उसने मतलब है कि जो भी उसने कहते हैं ना कि पब्लिक परसेप्शन बना रहा था वो मंफी था उसके लिए, और उसके नतीजे में जो भी सिस्टम आया उसको एक आप कहेंगे कि जी वो एक कमजोर सिस्टम है, बज़ाहिर बहुत मजबूत है, बज़ाहिर लगता है कि तमाम जमात एक दूसरे के साथ बिल्कुल शीरो शकर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए जो है एक मैं समझता हूँ बड़ी आजमाइश का वक्त है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत कमजोर है, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा फाल है, फिर एक लोगों में सेंस ऑफ डिप्रिवेशन आया हुआ है, माशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, बैरून मुल्क के चैलेंजेस हमारे सामने बहुत ज्यादा हैं, और उसमें हमें एक सिम्त का जो एक क्लैरिटी हुआ करती थी पाकिस्तान में एक जमाने में वो अब नहीं है। वो आप पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता है। जो बड़ा अहम बयान दिया था वजीरे आपके खारजा ने कि जी भारत से ताल्लुकात के हवाले से, अगर आप इजाजत दें मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ आमिर ज़िया साहब, फिर आकर इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं कि भारत से तिजारत के हवाले से सोचा जा सकता है, इसका बहुत ये सेंसिटिव सा इशू होता है क्योंकि लोग ज़ाहिर है इसको कश्मीर के साथ लिंक करते हैं और फिर ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम कश्मीर कॉज को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जब हम इंडिया से ट्रेड की बात करते हैं। तो ये कितना इस मामले को अब हमने लेकर चलना है या इसमें वाकई हमें कोई रियलिस्टिक ओपिनियन अब अडॉप्ट करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो भारत के साथ क्या पाकिस्तान को तिजारत के रास्ते खोलने चाहिए? क्या ये कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ के मुतरादिफ होगा?
क्या इससे पाकिस्तान को माशी तौर पर माशी मुश्किलात से निकलने में फ़ायदा हो सकता है? ये वो सब सवालात हैं जिसके बड़ी ज़ाहिर हमेशा सेंसिटिव एक डिबेट होती है। इसहाक डार साहब ने इस हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया, वो सुन लें, इस पर बात करते हैं। इंडिया के साथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में एक काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है कि हमारी हम जो इंपोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। जी आमिर ज़िया साहब, इस पे आप बात भी करना चाह रहे थे और ये एक बड़ा सीरियस, क्योंकि अक्सर लोग जब भी हम तिजारत की बात करते हैं तो वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब आप कश्मीर को भूल गए। देखिए, बड़े काबिल मुजम्मत बयान है। पाकिस्तान की पोजीशन है ये कि 2019 में 5 अगस्त को जो इक़दाम लिए गए वो भारत ने एक नई लाइन आपके सामने खींच दी है। अगर बिना उसको रिवर्स किए अगर आप जनाब उनसे तिजारत शुरू कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं चीजें, तो उसका मतलब है आपने उस नई पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो पाकिस्तान की पोजीशन है कश्मीर पे, आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। आप अभी तो देखिए ना, कुछ सिंबलिज्म होता है, ठीक है, दुबई के रास्ते सामान आ रहा है, लेकिन सिंबलिज्म ये कि पाकिस्तान ने अपने जो है ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हुए और तिजारत नहीं कर रहा। अगर आप तिजारत शुरू कर देते हो और इट इज बिजनेस एज यूजुअल, तो उसका मतलब है भारत ने जो इक़दाम कश्मीर पे किए, उन्होंने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी एक जेल बना दिया खुली। उन्होंने वहां पे कश्मीरियों के तमाम हकूक सल्ब कर लिए। बायलैटरल इंटरनेशनल जितने मुआहदे थे उन्होंने एक तरफा तौर पर खत्म कर दिए। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद यानी कि आप कश्मीर को हमेशा के लिए भूल जाएं। और हो सकता है कि इस वक्त भारत का जो मूड है वो तो दावा करता है आपकी गिलगित बल्तिस्तान पे और खाकम बदहन आजाद कश्मीर पे। फिर दूसरी बात आपको ये समझनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे वजीर खारजा हैं, कि भारत में जो सब इलेक्शन हो रहे हैं, अनाउंस हो गए उसकी डेट, उसकी पूरी कैंपेन हिंदुत्व की इस बात पर होती है मुल्क के अंदर मुस्लिम दुश्मनी, और जब उनका एक्सटर्नल पॉलिसी होती है वो पाकिस्तान दुश्मनी पर होती है। देयर आर नो टेकर्स फॉर पीस विद पाकिस्तान, ठीक है ना। उन्होंने बड़ा कहते हैं दुश्मन की कुछ बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो भारत जो है और मोदी जो है वो आदाब दुश्मनी से वाकिफ हैं। पाकिस्तानी मुसलसल बयान देते रहते हैं, मुख्तलिफ वक्तों में ये बात करते हैं, लेकिन वो आपको बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है ना आमिर ज़िया साहब। अगर हम जैसे आपने कहा कि अगर हम उसको ट्रेड की तरफ बात करके जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर हमने एक्सेप्ट नहीं भी किया तो हमने और क्या कर लिया है, हमने उसके ऊपर क्या हासिल कर लिया है? 5 साल हो चले तकरीबन इस मामले को, हमने क्या उस पर कर लिया? 50 साल हो जाए, बात ये होती है कि हम आज कमजोर हैं तो मतलब ये नहीं कि हम अपने लॉन्ग टर्म जो कौमी मफादात है उनको कुर्बान कर दें। हम इशू को जिंदा रखेंगे, हम नॉर्मेलिटी नहीं आने देंगे। अगर हमने ऐसा किया तो आप सोचिए कि कश्मीरियों के साथ बिट्रेल होगा। कश्मीरियों को तो आपने अभी भी तनतना छोड़ा। जो आपका सिंबलिज्म है पाकिस्तान कि जी हम कश्मीर के साथ हैं, हमारी शहर है, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? और हमारी तनकीद हमेशा से यही रही है कि जिस तरह से मतलब है हमारे यहाँ कुछ लोग जो है मोदी नवाजी करते हैं कि उसका शाखसाना है कि जी आपको बगैर सोचे समझे आपने मैं जल्दी से जरा इमरान साहब और चौधरी साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं, टाइम शॉर्ट है इमरान साहब। लेकिन कुछ कहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। कश्मीर का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ट्रेड एक दूसरी चीज़ है। 1 अरब की मंडी है, सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है, हम बाजू में बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनको बिला वजह की एक वो बना के जी हमने नहीं ट्रेड करनी तो हम बैठे हुए हैं। तो वो ठीक है, कश्मीर में अपना मौके वही रखें लेकिन ट्रेड भी कर लें। समीना देखिए, जो आमिर साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि ये बातें बड़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन हम कश्मीरियों की मदद भी कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कोई वसाइल होंगे तो हम उन बेचारों की भी मदद कर सकेंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के साथ जो आपके मामलात हैं, इंडिया के साथ ज़रूर तिजारत करें, लेकिन उससे पहले बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए से इंडिया के साथ मामलात को बेहतर करें। जैसे आप अभी आमिर भाई ने कहा कि आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो मुस्तरद कर देते हैं। उनसे कम से कम मुज़ाकरात शुरू करें, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की तरफ करें, और उसके बाद ज़रूर करें। आप IMF के पास जाते हैं, $1 अरब के लिए उनके मिन्नतें करते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के साथ करें तो जो लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, आपके चैम्बर हैं, वो कहते हैं कि आपको कितना इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप कौमी कॉज को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दें और सिर्फ पैसों को देखते हुए आप अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल करें और उनको ज़रूर इस तरफ पहले माइल करें, उसके बाद इन चीज़ों की तरफ। लेकिन चौधरी साहब, उन्हें क्या पड़ी है कि वो हमारे साथ ट्रेड करें और उसके ऊपर जो है जी आमिर साहब जी, जब हम तिजारत करते थे भारत के साथ तो उसमें भारत ने इतने नॉन टैरिफ बैरियर लगाए हुए थे कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जा ही नहीं पाती थी। उन्होंने पाकिस्तान मंडी बनाया हुआ था।
अगर हमारा मतलब विजन है पाकिस्तान का कि जी भारतीय माल आए और यहाँ पे बिके और भारतीय ट्रक वहां से चले और अफगानिस्तान पहुंचे और हम लेते रहे, तो पाकिस्तान का ये विजन अगर किसी का तो बल ठीक है। लेकिन बात होती है कि बड़े वो होते हैं, विजन होते हैं, उसमें अगर आपको ये नजर आ रहा है कि जी फायदा भारत को ज्यादा हो रहा है और हम लोग सिर्फ एक मतलब है यहाँ पे जो ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हम ये काम यानी माशी फायदा भी भारत को ही हो रहा है और सिफारती तौर पर भी उन्हीं की विन होगी कि जी इन्होंने कश्मीर के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। सही, ठीक है, वक्त बिल्कुल कम, 1 मिनट रह गया। मैं चौधरी साहब का भी इस पे स्टांस लेना चाह रही हूँ। जी चौधरी साहब। देखिए, जो कोई भी तजारत होगी वो तो दो तरफा होगी। भारत तो पाकिस्तान की तरफ माइल नहीं है, ना ही पाकिस्तान को वो वाइबल मार्केट समझते हैं, ना ही वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है वो किसी किस्म का कोई भी सहारा देने को तैयार है। ये वन साइडेड अप्रोच है वज़ीर ख़ारजा की। वो भारत की साथ तजारत की तो बात करते हैं, ये अगले महीने से वो पाकिस्तान के ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जब मुफ्ता इस्माइल साहब थे अपना वज़ीर ख़जाना, तो मरीम नवाज़ ने वो सारी एफ़र्ट को जो है वो एक ट्वीट के ज़रिए ख़त्म कर दिया था। पहले अपने ट्रेडर्स को नेटवर्क में लाएं, फिर दुनिया में आप करेंगे। आप भारत के साथ तजारत आपका ख्वाब हो सकता है, उनकी मतमा नज़र नहीं, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आमिर ज़िया साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।